लेकिन दूसरी बार वो स्पेस हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को अलग करता है और फिर हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिलाकर उसे एक जगह पे जलाता है। लेकिन जब वो पहली बार ऐसा करता है तो वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है, क्योंकि वो उस ऑक्सीजन को ऐड नहीं करता जो कि उस समय उसके सांस के दौरान रिलीज हुई थी। लेकिन दूसरी बार वो स्पेस हेलमेट पहनकर सक्सेसफुली ये काम कर देता है। इसके बाद धरती पे विंसेंट कपूर को दिखाया जाता है, जो कि नासा हेडक्वार्टर में पहुंचकर नासा के डायरेक्टर से सैटेलाइट को एरिस 3 मिशन साइट एरिया की तरफ मोड़ने को कहता है। लेकिन डायरेक्टर टेडी उसे ये करने से मना कर देता है, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो फिर मार्क वॉटनी की लाश पूरी दुनिया को दिखाई पड़ेगी, जिससे नासा की इमेज खराब हो सकती है। लेकिन विंसेंट कपूर हार नहीं मानता और एरिस 3 मिशन साइट एरिया के कोऑर्डिनेट्स वो मिंडी पार्क को भेजता है, जो कि सैटेलाइट एक्सपर्ट होती है। अब मिंडी जब सैटेलाइट के कैमरास उन कोऑर्डिनेट्स की तरफ मुड़ती है तो वो देखती है कि मिशन सेट में सारी इक्विपमेंट्स अपनी जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गए हैं। और ये बात जब वो नासा के डायरेक्टर को बताते हैं तो वो इस बात को ये कह के टाल देते हैं कि हो सकता है कि तूफान की वजह से ऐसा हुआ हो। लेकिन विंसेंट उसे बताता है कि सोलर पैनल्स को भी साफ किया गया है और सोलर पैनल्स तूफान से साफ नहीं हो सकते, जिससे डायरेक्टर को भी पता लग जाता है कि मार्क अभी भी जिंदा है। अब ये बात नासा की डायरेक्टर्स को उलझन में डाल देती है, क्योंकि मार्क की मौत की खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी है, यहाँ तक कि उसका फ्यूनरल भी हो चुका है। तो अब नासा किस मुंह से मीडिया के सामने ये कहेगा कि मार्क अभी भी जिंदा है। अब नासा के डायरेक्टर टेडी कहते हैं कि मार्क के बाकी क्रूज को उसके जीवित होने की खबर नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि वो परेशान हो जाएंगे और फिर कुछ गलत कदम उठा सकते हैं। इसके बाद नासा के एडमिनिस्ट्रेटर मीडिया को बता देते हैं कि मार्क वॉटनी अभी भी जिंदा है और वो उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं मार्क को दिखाया जाता है जहां उसे अब तक 54 डेज हो चुके हैं और इसी दिन उसे एक गुड न्यूज भी मिलती है, जब वो देखता है कि जो आलू उसने बोए थे उनमें से एक आलू का पौधा उग चुका है। अब रात को मार्क हिसाब लगाता है कि नासा का अगला मिशन अरीज 4 उससे 3200 किलोमीटर की दूरी पे उतरेगा और उसे तब तक वहाँ पे पहुंचना होगा। जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि उसके पास 2 रोवर है और दोनों रोवर मैक्सिमम 35 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं, लेकिन उन्हें चार्ज करने के लिए वापस हैब में आना पड़ेगा और यही उसके सामने सबसे बड़ी दिक्कत होती है। दूसरे दिन वो ट्राई करता है अरीज 4 मिशन सेट एरिया तक जाने का, लेकिन सूरज ढलने के बाद मार्स का टेम्परेचर -16 डिग्री तक पहुंच जाता है, जिस वजह से वो वापस हैब में आ जाता है। ऐसे ही करके वो कई दिन एरिस 4 जाने के लिए सही रास्ते का मुआयना करता है और अब वो ठंड से बचने का सोल्यूशन भी ढूंढ लेता है। दरअसल नासा ने पिछले मिशन के जरिए मार्स की धरती पे एक प्लैटिनम बॉक्स गाड़ा हुआ था, तो मार्क उसी बॉक्स को बाहर निकालता है, जो कि एक थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है, और इसे वो अपने रोवर में रखता है ताकि उसे ठंड से बचने के लिए अपना हीटर ऑन करना न पड़े, क्योंकि हीटर ऑन करने पर उसके रोवर का चार्ज खत्म हो जाता है। अब कुछ और दिनों तक वो यही सिलसिला कंटिन्यू करता है और आज उसे 79 डेज हो चुके हैं और अब तक उसके बोए हुए आलू भी बड़े हो चुके हैं। वो उन्हें निकालता है और बड़े आलुओं को खाने के लिए यूज करता है और छोटे आलुओं को फिर से बो देता है। वहीं धरती पे नासा की टीम मार्स तक खाना पहुंचाने की प्रोसेस पे जुड़ जाते हैं, लेकिन इस प्रोसेस में उन्हें 1 साल लगेगा, क्योंकि धरती से मार्स की दूरी अभी के समय कुछ ज्यादा होती है। इधर मार्क किसी तरह नासा वालों से कांटेक्ट करना चाह रहा है ताकि वो उनसे उनके मिशन के बारे में जानकारी ले पाए, लेकिन कम्युनिकेशन का कोई भी माध्यम उसके पास नहीं होता। तभी उसे ध्यान आता है कि 1996 में नासा ने एक मिशन के जरिए पाथफाइंडर को मार्स की धरती पे भेजा था, लेकिन बैटरी खत्म होने की वजह से वो डीएक्टिवेट हो गया था। तभी मार्क उस पाथफाइंडर को ढूंढता है जो कि मिट्टी में दब गया था। वहीं इधर नासा में मार्स मिशन के डायरेक्टर विंसेंट कपूर को उसके प्लान के बारे में पता चल जाता है, इसलिए वो तुरंत कैलिफोर्निया जाता है और पाथफाइंडर की टीम से मिलता है, जहां साइंटिस्ट उसे पाथफाइंडर का ट्विन्स मॉडल दिखाते हैं। वहीं इधर मार्स की धरती पे मार्क किसी तरह उस पाथफाइंडर को ठीक कर